जय हिंद बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज हम केमिकल बॉन्डिंग का 9th लेक्चर लाए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा टॉपिक है और वो कॉन्सेप्ट है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ना केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आपकी बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो आपका JEE हो, चाहे नीट हो, मैं तो यहां तक कहूंगा कि जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तक आप जिंदा हैं और केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तब तक हाइब्रिडाइजेशन आपको बार बार जो है काम में आता रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग 1 से 2 क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कवर करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनऑर्गेनिक के साथ साथ हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बहुत जरूरी है, जो हमें पढ़ना है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और हाइब्रिडाइजेशन की जर्नी हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, पर इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे आना पड़ेगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं पढ़ी है तो टाइप कीजिए C फॉर केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 8 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वहां से उसका बेसिक पढ़िए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम अगर मीथेन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करें तो मीथेन एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2 और 2p2। सिमिलरली हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s1। तो ऐसे कितने हमारे पास हाइड्रोजन अवेलेबल है? 4। तो चारों हाइड्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो यही होगा। अब वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होते हैं तो कार्बन के पास है 2s, उसके अंदर हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और p में उसके पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो p में 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 में एक एक और एक वैकेंट पड़ा है। पर इसको बॉन्ड तो टोटल 4 बनाने हैं, तो कहा जाता है कि ये इसका क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है इसका? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब क्या होता है कि जब एटम को कोई दूसरा एटम अप्रोच करता है बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के जो है वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो इसे कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ? 2s में से एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया? वैकेंट p में। तो इस तरीके से कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए। अब इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्रोजन का जो 1s है वो क्या होगा? बॉन्ड बनाने आ जाएगा। और ऐसे कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4। तो ये सारे जो हैं ये आपस में मिलके क्या करेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने कहा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड है तो दूसरा वाला कैसा होना चाहिए? डाउनवर्ड। इस तरीके से मीथेन के अंदर क्या होने वाला है? ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के कार्बन के साथ बन गए। अब ये चारों सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है, क्योंकि हमें पता है कि एटम पहला बॉन्ड जो बनाता है वो सिग्मा बनाता है। पर यहां पे हम देखें कि ये कार्बन का s था और ये कार्बन के pp ऑर्बिटल थे। ये हाइड्रोजन का s s s और s। इसका मतलब एक बॉन्ड जो बना है वो बना है कार्बन के s और हाइड्रोजन के s से। बाकी के 3 बॉन्ड बने हैं कार्बन का p और हाइड्रोजन का s। कार्बन का p और हाइड्रोजन का s, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के p में है और एक s में है, तो एक ss और बाकी 3 बॉन्ड कौन से हो गए? sp sp sp। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से ये एक बॉन्ड SS है, बाकी 3 बॉन्ड कैसे हैं? sp है। तो ये अलग अलग बॉन्ड हो गए। तो अगर ये बॉन्ड अलग अलग हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। इनकी बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो भी क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। बट देखा ये गया कि इन केस ऑफ मीथेन ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज सेम। दूसरा, उनको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है
वो बॉन्ड एनर्जी भी क्या है, सेम। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करने में फेलियर हो गई कि क्यों जो कार्बन के 4 बॉन्ड हैं वो चारों बॉन्ड इक्वल हैं, क्यों इनकी बॉन्ड एनर्जी सेम है, जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से क्या हो रहा है, 3 बॉन्ड जो है वो sp टाइप के हैं और एक बॉन्ड जो है वो ss टाइप का है। इसका मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अब क्यों नहीं कर पाई, तो उस चीज को समझाने के लिए जो आया वो क्या आया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या आया, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फेल्योर है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। क्या है, एक फेल्योर है। अब हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हाइब्रिड का मतलब होता है, आपने सुना होगा आजकल कि ऐसे एप्पल भी आने लगे हैं जो चॉकलेट फ्लेवर में होते हैं, वेनिला फ्लेवर में होते हैं। हाइब्रिड आपने देखा है, अमेरिकन भुट्टे जो आते हैं, है ना, अमेरिकन भुट्टे ही क्यों बोले हैं, क्योंकि वो एक हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि दो अलग ब्रीड्स को आपस में क्या कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, मिला दिया जाए। आपने, अगर आपको हॉलीवुड मूवीज देखने का शौक हो तो एक मूवी है नॉर्निया करके, उसमें आप देखेंगे कि नॉर्निया के अंदर कॉम्बिनेशन है जानवरों का और इंसान का, कि ऊपर वाला हिस्सा तो इंसान का है, पीछे वाला हिस्सा जो है वो घोड़े का है ना। तो वो क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए, दो ब्रीड्स को क्या किया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है कि इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ intermixing of same or nearly same energy orbitals to make bond। कि ये ऑर्बिटल्स का क्या है, ओवरलैपिंग है। इट इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल का मिक्सिंग है। कौन से ऑर्बिटल्स का, या तो सेम एनर्जी लेवल होना चाहिए या जिनका नियरली एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए, सेम। जैसे यहाँ पे ये तीनों पी को जो एनर्जी लेवल्स है वो कैसा है, सेम है, तीनों सेम एनर्जी लेवल पे हैं। पर एस और पी में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस एनर्जी का, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्यों, क्योंकि दोनों ही कौन से शेल के हैं, सेकेंड शेल के हैं। तो सेकेंड शेल के होने के कारण 2s थोड़ा नीचे है, 2p थोड़ा ऊपर है, तो इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस जो है वो क्या है, थोड़ा सा ही कम है। तो कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, सेम एनर्जी वाले या नियरली सेम एनर्जी वाले, जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या नियरली सेम हो, वो ऑर्बिटल क्या होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं। और मिक्स होके वो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहां पे एक चीज और नोट करेंगे कि नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑर्बिटल्स will be equal to number of hybrid orbital। नंबर ऑफ मिक्स ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब जितने ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे उतने ही नए सेम एनर्जी लेवल के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। और वो ऑर्बिटल आपस में क्या होते हैं, मिक्स होते हैं। मिक्स होके क्या करते हैं, नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और वो जो नए ऑर्बिटल हैं उनका एनर्जी लेवल क्या होता है, सेम होता है। ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। जैसे इस मीथेन की हम फिर से अगर बात करें तो मीथेन में हमने क्या कहा, अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है वो सिर्फ किसकी होती है, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल की। हमेशा जो ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, वो कौन से होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल जो है हाइब्रिड होते हैं। अब जैसे कार्बन की 2s और क्या था, 2p, 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3। तो यहां पे कौन से ऑर्बिटल मर्ज हो जाएंगे, 2s और 2p के। तो एक तो s का और 3 कितने हो गए, p के।
एक्सक्यूज मी, ये तीनों आपस में मिलके 4 नए ऑर्बिटल बनाएंगे जिसमें सबकी एनर्जी भी सेम होगी और सबके अंदर जो नेचर होगा एस और पी का वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये सारे सेम एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स बने। तो क्या हुआ था कार्बन में, एक एस और 3 पी, ये आपस में मिक्स हुए और मिक्स होकर कितने नए ऑर्बिटल बनाए इन्होंने, 4। अब चूंकि एक एस और 3 पी मर्ज हुए थे इसलिए हमने हर एक का नाम क्या रख दिया, sp3। क्या नाम रख दिया, sp3 sp3 sp3। और इन सब के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इन सब के अंदर क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ये जो ऑर्बिटल हैं, ये ऑर्बिटल अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमें ज्योमेट्री भी बताता है। हाइब्रिडाइजेशन टेल्स अबाउट ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन हमें ज्योमेट्री बताता है। हमने देखा था कि 4 ऑर्बिटल एक दूसरे को टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, और सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल भी कौन सा है, sp3, ये ऑर्बिटल भी कौन सा है, sp3, ये ऑर्बिटल भी कौन सा है, sp3, और ये ऑर्बिटल भी कौन सा है, sp3। अब इन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो बॉन्ड बनाने आ रहा है वो कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का s, यहां भी कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का s, यहां भी कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का s, और यहां भी कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का s। तो चारों जो बॉन्ड हो गए वो कौन से हो गए, ssp3 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 और ssp3। तो जो प्रॉब्लम हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में फेस किया कि बॉन्ड कौन कौन से थे, 3 तो sp थे और एक ss था, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो चारों बॉन्ड हमें देखने को मिल रहे हैं वो चारों बॉन्ड कैसे हो गए, ssp3 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 और ssp3। इसका मतलब चारों बॉन्ड क्या हो गए, सेम हो गए। और चारों बॉन्ड अगर सेम है इसका मतलब उनकी बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, सेम होगी, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन is intermixing of atomic orbitals of central atom which are having same energy or nearly same energy। तो ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सबसे पहले सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं जो सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी वाले हैं वो आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। इंटरमिक्स होने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं उतने ही ऑर्बिटल क्या होते हैं, नए बनते हैं। क्लियर है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मली मैं एक एग्जांपल इसमें देता हूं कि गणेश चतुर्थी पे हम भगवान को लड्डू का भोग लगाते हैं। अब हमारे 2 स्टूडेंट जो हैं वो लड्डू लेके आ गए, एक मोतीचूर का लड्डू ले आए और एक मावे का लड्डू ले आए। तो 10 मोतीचूर के लड्डू थे और 10 मावे के लड्डू थे। तो कितने, अब मेरी इच्छा है कि मैं दोनों लड्डू खाऊं, ठीक है, पर अगर मैं अकेला दोनों खा जाऊंगा तो बच्चे का नहीं, बाकी बच्चों के लिए। तो हमने क्या किया, जितने लड्डू थे उनको आपस में मिक्स कर दिया। तो मोतीचूर और मावे के दोनों के लड्डू मिक्स कर दिए। तो 10-10 दोनों के मिक्स करें तो कितने लड्डू मिक्स कर दिए हमने, 20। तो जो नए लड्डू बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 20। पर वो जो दोनों लड्डू मिक्स करने के बाद लड्डू है तो उसमें एक मोतीचूर का भी टेस्ट है और उसके अंदर मावे के लड्डू का भी टेस्ट है। तो यही कॉन्सेप्ट है क्या, हाइब्रिडाइजेशन का, कि यहाँ पे S भी था P भी था, ये आपस में मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद जो ऑर्बिटल बनाया उस ऑर्बिटल में S कैरेक्टर भी है और P कैरेक्टर भी है। अब हर एक ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो यहाँ देख पा रहे हैं कि 3 P है, मतलब P का नेचर कैरेक्टर ज्यादा है, S का कैरेक्टर कम है। सिमिलरली यहाँ भी सारे एक जैसे हैं तो सभी में P कैरेक्टर ज्यादा है और S कैरेक्टर कम है। क्लियर है। बढ़े आगे, चलिए कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, इट इज
intermixing of orbitals it is intermixing of orbitals of same or nearly same energy to give new orbitals of exactly same energy. एग्जैक्टली सेम एनर्जी कि क्या है यहां पे इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी टू गिव न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ एग्जैक्टली सेम एनर्जी कि आफ्टर इंटरमिक्सिंग जो ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे वो ऑर्बिटल्स का एनर्जी हमेशा क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का एनर्जी हमेशा सेम होगा. पॉइंट नंबर 2. अच्छा, कौन कौन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है? पार्टिसिपेशन इन हाइब्रिडाइजेशन. हाफ फील्ड ऑर्बिटल, सेंट्रल, अच्छा ओनली सेंट्रल एटम्स ऑर्बिटल. हाइब्रिड हमेशा कौन होता है? सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल हो सकता है. अब ये सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो सकता है, ये फुल फील्ड ऑर्बिटल हो सकता है, ये वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है. ये हाफ फील्ड हो सकता है, ये फुल फील्ड हो सकता है, ये वेकेंट हो सकता है. अगर हम हाफ फील्ड की बात करें तो अभी हमने देखा कि कार्बन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया तो उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थे वो हाफ फील्ड थे. फुल फील्ड में क्या होगा? फुल फील्ड मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन पेयर हो गए. तो लोन पेयर भी क्या करता है? हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है. तो अगर किसी एटम के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर भी क्या होगा, वहां पे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा. तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट, वेकेंट ऑर्बिटल. नॉर्मली जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, क्लास 10th 12th के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक ही एटम जो है बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अवेलेबल कराता है, एक ही एटम अवेलेबल कराता है. तो अगर एक ही एटम बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन उससे ले रहा है उसके पास क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए. तो हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है? सबसे पहली बात, सेंट्रल एटम में. कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में? हाफ फील्ड हो सकता है, फुल फील्ड हो सकता है और वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है. नोट कीजिए इतना. बड़े आगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मिक्स्ड ऑर्बिटल. अगर 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 2। अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3। अगर 4 मिक्स हुए हैं तो 4, 5 मिक्स हुए तो 5। तो जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन is only for sigma and lone pair electron. Not for pi electrons. हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिर्फ किसके लिए हो सकता है? या तो सिग्मा बॉन्ड के लिए हो सकता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिग्मा बॉन्ड के लिए पॉसिबल है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जा सकता है, या जो है लोन पेयर को हाइब्रिडेशन में काउंट किया जाता है। कभी भी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को हाइब्रिडेशन में काउंट किया नहीं जाता। पॉइंट नंबर 5, हाइब्रिड ऑर्बिटल आर named after the parent orbital. हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो नेम है वो उसके पेरेंट ऑर्बिटल के बेसिस पे किया जाता है। जैसे सपोज एक S और एक P जो है वो मर्ज हुआ है, एक S और एक P मर्ज हुआ है, तो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उन दोनों का नाम क्या होगा? sp-sp। अगर एक S और दो P ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं तो कितने बन गए? 3। तो 3 ऑर्बिटल, तीनों का नाम क्या होगा? एक S है और 2 P है, तो तीनों का नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। सिमिलरली अगर एक S और 3 P ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं तो कितने बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। हर एक का नाम क्या होगा? sp3 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 sp3। अगर एक S 3 P और एक D अगर है, एक S 3 P और एक D है, तो टोटल मर्ज कितने हो रहे हैं? 5। तो नए ऑर्बिटल जो बनेंगे वो बनेंगे कितने? 5। हर एक का नाम क्या होगा? sp3d 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 sp3d। इस तरीके से ये कहानी आगे चल सकती है। तो जितने ऑर्बिटल मर्ज हो रहे हैं तो जो उनके पेरेंट ऑर्बिटल का नाम है उस नाम के हिसाब से हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम बनता जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला पॉइंट नंबर 6, शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा। अब हमें पता है S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। P का शेप कैसा होता है? डंबल। D कैसे होते हैं? डबल डंबल होते हैं, है ना? ये कंफ्यूज कर देगा, एक हटा देते हैं। P का शेप होता है डंबल,
डी का शेप कैसा होता है? डबल डबल। अब मिक्सिंग क्या हो सकती है? अभी हमने देखा sp, sp2, sp3, है ना। अगर ये मिक्सिंग है तो हमेशा याद रखें, किसी भी टाइप की मिक्सिंग हो, उस मिक्सिंग के बाद एक ऑर्बिटल का जो शेप है ऐसा बलून जैसा होगा, जिसमें एक ये लोब, इनको क्या कहा जाता है? लोब्स कहा जाता है। ये वाला क्या होगा? लार्ज लोब। ये वाला क्या होगा? स्मॉल लोब। एक होगा हमारा लार्ज लोब, एक होगा हमारा स्मॉल लोब। बट नॉर्मली स्मॉल लोब को रिप्रेजेंट किया नहीं जाता। जैसे कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 मतलब 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल कैसे जमेंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये क्या हो जाएगा? उसका हाइब्रिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पे ये छोटे छोटे से लोब हमें बताने पड़ेंगे, पर ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं भी बता सकते हैं, चलेगा। तो साइड लोब नहीं भी पता है, स्मॉल लोब नहीं भी पता है तो चलेगा। तो मेन लोब जो है वो कैसा दिखेगा? लगभग लगभग इस तरीके से, चॉकलेट जैसा। यहाँ पे अगर हम एक और लगा दें तो चॉकलेट बन जाएगी, है ना, रैपर बन जाएगा चॉकलेट का। तो ये क्या कहलाएगा? लार्ज लोब का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बढ़े आगे। पॉइंट नंबर 7 कि अब ये चलो ऑर्बिटल बन गए, ये अपने आप को जमाएंगे कैसे? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल oriented themselves in such a manner their, या लिखना चाहिए हमें, in such a manner so that repulsion between them is minimum। कि इस तरीके से एक दूसरे को जमाएंगे कि उनके बीच का जो रिपल्शन है वो कैसा हो? मिनिमम। ठीक है, कि उनके बीच का रिपल्शन कैसा हो? मिनिमम। थोड़ा सा याद कर लीजिए VACPR थ्योरी। बस VACPR थ्योरी का जो शेप हमने पढ़ा है वही यहाँ काम आ जाएगा। तो AB2 कैसा होता था? लीनियर। ठीक है, AB3 कैसा होता था? ट्राइगोनल प्लेनर। AB4 कैसा होता था? टेट्राहेड्रल। AB5 कैसा होता था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। AB6 कैसा होता था? ऑक्टाहेड्रल। और AB7 कैसा होता था? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अगर AB2 है मतलब 2 ऑर्बिटल आपस में कैसे जमाएंगे एक दूसरे को? लीनियरली। 3 है मतलब 3 ऑर्बिटल कैसे जमाएंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। 4 मतलब 4 ऑर्बिटल कैसे जमाएंगे? टेट्राहेड्रल। 5 मतलब 5 ऑर्बिटल कैसे जमाएंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 मतलब 6 ऑर्बिटल कैसे जमेंगे? ऑक्टाहेड्रल। और 7 ऑर्बिटल कैसे जमेंगे? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नोट कीजिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अगला देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं? उनकी ज्योमेट्री और उनका
सबसे पहले टाइप का sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कि जब एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे और मर्ज होने के बाद कितने नए ऑर्बिटल बनाएंगे, दो ऑर्बिटल मर्ज हुए हैं तो कितने नए बनाएंगे, दो नए बनाएंगे और हर एक का नाम क्या होगा, sp sp। अब ये कैसे एक दूसरे को अरेंज करेंगे, तो ये लीनियर अरेंज करेंगे, अभी हमने कहा था। तो ये एक लोब इधर, ये एक छोटू इधर, एक छोटू इधर, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कैसा अरेंजमेंट होगा, यहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, BeCl2, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। ठीक है, अब 2p कैसा है, वैकेंट है, तो इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2s, जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन और p के तीनों ऑर्बिटल खाली हैं। जैसे ही एटम एक्साइट होगा, एक्साइटेड स्टेट में क्या होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल पे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या बनेगा, s के पास एक इलेक्ट्रॉन और p के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑर्बिटल जो आपस में इलेक्ट्रॉन रखे हैं वो मर्ज हो गए, तो एक s और एक p मर्ज हुआ तो मिलके क्या बनेंगे, दो sp sp ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों के पास क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो बेरिलियम दो ऑर्बिटल रखे हुए हैं अपने साथ, एक ये sp, कैसे होंगे ऑर्बिटल का अरेंजमेंट, लीनियरली, क्योंकि अभी हमने देखा, और उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन। अब क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो क्लोरीन के p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका ये वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, इनके साथ ओवरलैप हो जाएगा। तो कौन सा है, p, तो ये क्लोरीन का p जैसा होता है, डम्बल इन शेप, तो ये क्लोरीन का एक ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये एक यहाँ पे 3p, क्लोरीन का 3p यहाँ पे ओवरलैप कर लेगा और बॉन्ड बना लेगा। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया BeCl2 का, और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180। क्लियर है, आया समझ में? बढ़े आगे। अगला टाइप sp2। क्या होगा sp2 में, एक s और दो p आपस में मर्ज होके कितने नए बनाएंगे, 3 नए बनाएंगे, और हर एक क्या कहलाएगा, sp2 sp2 और sp2। 3 कैसे अरेंज होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर में, तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, BF3 बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p1। फिर वही ग्राउंड स्टेट में बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और p में कितना है, 1। एक्साइटेड स्टेट जैसे ही होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोरॉन का उठ के कहाँ चला जाएगा, वेकेंट वाले में। अच्छा, पहले इलेक्ट्रॉन याद करें, पेयरिंग तब तक नहीं करता जब तक सारे वेकेंट में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चला जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो 2s में कितना बचा, 1, और p में कितने हो गए, 2। ये तीनों आपस में मर्ज होंगे, तो देखो एक s का और 2 p के आपस में क्या हो गए, मर्ज हो गए, तो मर्ज होके कितने नए बन जाएंगे बोरॉन के, 3। हर एक का नाम क्या हो जाएगा, sp2 sp2 sp2, और सबके पास क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन। तो ये बोरॉन 3 ऑर्बिटल्स के साथ, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, और सबके पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पे। अब बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है, फ्लोरीन।
फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p 5, फिर वही 2p में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाले को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका 2p बॉन्ड बनाने आ जाएगा। ये फ्लोरीन का एक 2p, ये बॉन्ड बनाया, ये फ्लोरीन का 2p, यहाँ पे ये दूसरे फ्लोरीन का 2p बॉन्ड बनाने आया, ये फ्लोरीन का 2p, एक यहां से बॉन्ड बनाने आया, ये फ्लोरीन का 2p। इस तरीके से क्या हुआ, ये बोरॉन के हर एक sp2 के साथ फ्लोरीन के p ने क्या बना लिया, यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो यहाँ पे फ्लोरीन का p और बोरॉन का sp2, तो सारे बॉन्ड क्या होगा, sp2p, 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 और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर, आया समझ में? चलिए थर्ड नंबर पे देखते हैं sp3। क्या होगा sp3 में, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल आपस में मर्ज होंगे। टोटल कितने मर्ज हो रहे हैं, 4, तो नए कितने बनेंगे, 4 नए बनेंगे। हर एक का नाम क्या होगा, sp3, sp3, sp3 और sp3। कैसे अरेंज होंगे, टेट्राहेड्रल मैनर में, जैसा ट्राइपॉड स्टैंड आप लोग रील बनाते होंगे, तो रील बनाने के लिए जो स्टैंड यूज करते हैं, वैसा एक ऊपर, एक स्टैंड ऐसा, एक स्टैंड ऐसा और एक स्टैंड पीछे की तरफ। ठीक है, तो sp3, 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 तो एक s और 3 p मर्ज हुए, मर्ज होके कितने नए बनाए, 4। हर एक को क्या नाम दे दिया गया, sp3, sp3, sp3। अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। मीथेन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, और हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 1s1। कार्बन 2s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और p में भी कितने, 2। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, खाली वाले में, तो क्या हो गया यहाँ पे, 2s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों p के अंदर, तो एक s और 3 p ये चारों मर्ज होंगे और मर्ज होके 4 नए बना लेंगे, जिसमें हर एक को क्या कहा जाएगा, sp3, sp3, sp3 और sp3। अब चारों का अरेंजमेंट कैसा होगा, टेट्राहेड्रल मैनर में, तो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक हाइब्रिड और ये एक हाइब्रिड, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। सारे ऑर्बिटल कौन से हैं, sp3, sp3, sp3 और sp3। अब देखिए बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है, हाइड्रोजन का 1s। तो अभी तक हमने सारे बॉन्ड बनाने वाले जो हैं वो डंबल लिए थे, क्योंकि p हो रहे थे। यहाँ पे हाइड्रोजन का कौन सा है, s, तो s है, तो s का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो ये हाइड्रोजन आया अपना 1s लेके, ये आया हाइड्रोजन अपना 1s लेके, ये आया हाइड्रोजन अपना 1s लेके, और ये आया हाइड्रोजन अपना 1s लेके। तो इस तरीके से मीथेन का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसे। अगला टाइप जो है वो है sp3d। sp3d क्या होगा डेफिनेशन में, एक s, 3 p और एक d, ये आपस में मर्ज होंगे और मर्ज होके क्या बना लेंगे, 5 नए ऑर्बिटल बना लेंगे, जिसमें हर एक का नाम क्या होगा, sp3d, sp3d,
sp3d, sp3d और sp3d। अरेंजमेंट कैसा होगा याद कीजिए, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते जाएंगे है ना, तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना देता हूं। ये अरेंजमेंट, यहां पे ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये क्या होता है, ये ट्राइगोनल और एक ऊपर और एक नीचे, तो कैसा अरेंजमेंट हो गया, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ऑर्बिटल कैसे जमेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो इट इज PCl5, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन है, 3s और 3p, पर इसका क्या है, db खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पे 3s 3p और 3d। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहां जाएगा, d में। ये पांचों आपस में मर्ज हो जाएंगे और कितने नए बना लेंगे, 5, 1 2 3 4 और 5। तो हर एक क्या हो गया, sp3d 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 और ये भी क्या हो गया, sp3d। ठीक है, फिर इनका क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो ये फास्फोरस के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन, और ऐसे 5 क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके आए और आपस में मिलके क्या बना लिया, PCl5। तो ये हो गया फास्फोरस, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। क्लियर है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट है हमारा sp3d2। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। क्या होना है, एक s और 3p और 2d। तो 2d हो गए, 3p हो गए और एक s। कितने मर्ज हो रहे हैं, 3 4 और 2 6। तो कितने नए ऑर्बिटल बनेंगे हाइब्रिड, 1 2 3 4 5 और 6। हर एक का नाम क्या हो जाएगा, sp3d2। अरेंजमेंट कैसा होता है sp3d2 का, ऑक्टाहेड्रल मैनर। कैसा अरेंजमेंट होता है, ऑक्टाहेड्रल मैनर। VACPR थ्योरी को जरा अगर आप नहीं जानते हैं तो VACPR थ्योरी पे हमारे चैनल पे जाइए, C फॉर केमिस्ट्री टाइप कीजिए VACPR थ्योरी। यहाँ पे आपको क्लियर सब कुछ डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, SF6, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये 3s कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, p के अंदर है 1 2 3 4 और d जो है इसका 3d वैकेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाएगा। तो ये क्या है, इसका ग्राउंड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट होगा तो एक्साइटेड स्टेट में से S में भी एक बचा, P में 3 बचे और D में क्या हो गए, एक S से और एक P से इलेक्ट्रॉन निकल के D में चले गए। तो ये एक S का, 3 P के और 2 D के।
ये सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होके क्या बना लेंगे, कितने मर्ज हुए, 3, 2 5 और 1 6, तो 6 नए बनेंगे और हर एक का नाम क्या होगा, sp3d2। ये सारे के सारे क्या होंगे, sp3d2। ठीक है, अब बॉन्ड बनाने कौन आ रहा है, फ्लोरीन। तो ऐसे 6 फ्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आएंगे और इसके साथ बॉन्डिंग कर लेंगे। बॉन्डिंग करने के बाद जो ज्योमेट्री हमें दिखेगी वो कैसी दिखेगी, ऑक्टाहेड्रल। तो यहाँ पे आ जाएगा सल्फर और यहाँ सब बी की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3d2। क्लियर है, बढ़े आगे। नेक्स्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन वो है sp3d3। क्या हो जाएगा sp3d3 में, एक S प्लस 3p और 5d होते हैं, तो d के कितने, 3। तो 3p 3d और एक S मिलके कितने नए बना लेंगे, 7 न्यू बना लेंगे। और हर एक ऑर्बिटल क्या होगा, sp3d3 टाइप का। ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों, ज्योमेट्री होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। ये हो गया हमारा A और ये क्या हो गया, B। पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एग्जाम्पल इसका अगर हम देखें, एग्जाम्पल जो होगा इट विल बी द IF7। स्कूलों में काफी पूछा जाता है। तो आयोडीन एटॉमिक नंबर 53। अब देखिए, अगर आपको आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 याद तो है बट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं आ रहा है, तो आप ये ध्यान रखिए कि आयोडीन कौन सी फैमिली का है, हेलोजन फैमिली का। हेलोजन फैमिली का मेंबर फ्लोरीन भी है। तो अगर फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको याद है 9, तो ये कितना हो जाएगा, 2,7। तो अगर फ्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आयोडीन के लास्ट में भी कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन S में कितना, 2 और P में कितना होगा, 5। इट विल बी 5s2 5p5 और साथ में क्या होगा, यहाँ पे वेकेंट D भी होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ऐसे 3 जो हैं D में कितने चले गए, 3। ये सारे आपस में मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होकर क्या बना लेंगे, 7sp3d3। और इन सब के साथ फिर एक एक फ्लोरीन आ जाएगा और वो क्या करेगा, बॉन्डिंग कर देगा। तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, इसलिए हम केवल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि किस तरीके से हमें बनाना है। ठीक है, तो टाइप हमने देख लिए। इसके अलावा भी बेटा और होते हैं। एक होता है D2sp3, एक होता है DsP2, जहां पे D क्या होता है, पहले आ जाता है। तो D2sp3 DsP2 जो है ये हम कवर करेंगे क्लास 12th में। क्लास 12th में हमें एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वहां पे हम हाइब्रिडाइजेशन फिर से निकालना सीखेंगे, क्योंकि वहां लिगेंड्स होते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं, कैसे वो जो है पहले D फील होता है, ये सारी चीजें हम क्लास 12th में सीखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगला, सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा मेन फोकस तो सर क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम टेक्निकली टर्म्स पे आ जाते हैं कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करेंगे।
कैलकुलेशन नहीं बोलना चाहिए, हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाउ टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला बाय स्ट्रक्चर, कि अगर किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें पता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कैसे करें। तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है तो सबसे पहले हम क्या कर लें, हम Z निकाल लें। क्या निकाल लें? Z निकाल लें, कैलकुलेट Z। अब Z क्या है सर? Z जो है वो है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ये पता कर ले कि उस मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और ये पता कर ले कि सेंट्रल एटम पे लोन पेयर कितने हैं। तो यहां पे अगर Z की वैल्यू 2 आती है, कि अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का समेशन 2 आता है या Z का वैल्यू 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp। अगर Z का वैल्यू 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। Z का वैल्यू 4 आता है, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3। Z का वैल्यू 5 आता है, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3d। Z अगर 6 होगा, हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? sp3d2। Z अगर 7 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3d3। तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन 2 से 7 के बीच में आता है तो 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। चलिए कुछ एग्जांपल करें। जैसे हमें मीथेन में हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो हमें पता है मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है NH3 और एक लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 3। कितने लोन पेयर हैं? 1। तो 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, मतलब Z की वैल्यू क्या आ गई? 4। Z की वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर है? 3 तो बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर मिलके कितना हो गया? 4। 4 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3। जैसे H2O की बात करें, H2O ऑक्सीजन, एक सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, और ऑक्सीजन के पास क्या होता है? एक लोन पेयर होता है। तो कितने सिग्मा हो गए? 2। और कितने लोन पेयर हो गए? 2। 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर। यहां भी सम कितना आया? 4। मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या है? sp3। क्लियर है? बढ़े आगे। जैसे हमें निकालना है सल्फेट आयन में सल्फर का, तो सल्फेट आयन, अच्छा Z क्या था? सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। तो सल्फेट आयन का S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4। देयर इज अ नो लोन पेयर ऑन सल्फर, तो 4 सिग्मा, 0 लोन पेयर, तो कितना हो गया? 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। क्लियर? जैसे बात करें SO3 की, सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कितने सिग्मा है? 1 2 और 3। कोई लोन पेयर सल्फर पे नहीं है तो 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो गया यहाँ पे? sp। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें
NO3 माइनस, N डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस और ये प्लस। थोड़ा सा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, अब इस टॉपिक के लिए क्या पता होना चाहिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो 3 सिग्मा मतलब क्या हो जाएगा, sp2। क्लियर है? जैसे हम और देख लें SF4, SF4 में एक लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5, 4 तो सिग्मा और एक है लोन पेयर। Z का वैल्यू क्या आ गया, 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d। क्लियर है? एक और कर लीजिए, XeF4, जीनॉन 4 फ्लोरीन है। अब नोबल गैस है तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 4 बॉन्ड बन गए, तो 2 क्या हो गए, लोन पेयर। तो 4 तो सिग्मा और 2 लोन पेयर, कितना हो गया, Z 6। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। हाइब्रिडेशन विल बी sp3d2। क्लियर है? नेक्स्ट, जैसे हम एल्कीन्स में देख लें, अब यहां पे क्या हो गया बच्चों, 2 कार्बन है, तो हर कार्बन यहां पे क्या है, सेंट्रल एटम। तो एल्कीन का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये CH2 डबल बॉन्ड C H और H, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, तो इस कार्बन के लिए 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली इस कार्बन के लिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा मतलब क्या हो गया, sp2। सिमिलरली एल्काइंस के लिए देखें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड H, 1 सिग्मा और ये 1 सिग्मा, बाकी के दोनों तो क्या होते हैं, यहाँ पे पाई होते हैं, तो कितने हो गए, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। यहाँ पे भी 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। इसका मतलब एल्कीन्स में कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, sp2, एल्काइंस में कौन सा दिखा रहा है, sp। चलिए अब करते हैं हम CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H बॉन्ड CH3। सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कीजिए जल्दी से। चलिए पहले कार्बन देखें, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो इसका क्या हो गया, sp4। इसके लिए बात करें, सिग्मा, ये सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2। इसके लिए बात करें, इधर 1 सिग्मा, इधर 1 सिग्मा मतलब sp। यहां देखें, ये सिग्मा और ये सिग्मा मतलब sp2। यहां देखें तो फिर 4 सिग्मा, तो sp3। क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? चलिए ये वाला कोशिश कीजिए, CO3 2 माइनस। अच्छा किसका निकालेंगे, कार्बन का। मेरे ख्याल से ये आपको पता है कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, बता चुका हूं। तो CO3 में क्या हो जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड O, 1 O इधर, 1 O इधर, ये माइनस माइनस, तो ये 1 सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा, तो क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर है? अब समस्या क्या आ जाए कि अगर हमें सर स्ट्रक्चर भी नहीं पता, सर आप तो ऐसी ट्रिक बताओ जिससे हम स्ट्रक्चर के बिना भी निकाल लें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे होंगे कि कब सुपर ट्रिक सर बताएंगे, कब सुपर ट्रिक सर बताएंगे।
सर तो बोल रहे हैं कि पहले लुईस थ्योरी पढ़ो, VSEPR थ्योरी पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो। सर आप तो सुपर ट्रिक बताओ। ठीक है, तो अगर हमको स्ट्रक्चर भी नहीं पता मॉलिक्यूल का तो फिर कैसे निकाला जाता है? चलिए उसके लिए एक सुपर ट्रिक हम लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं सुपर ट्रिक क्या है। सुपर ट्रिक जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ Z इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम। अब मोनोवेलेंट एटम क्या क्या हो सकते हैं? हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये है हमारी सुपर ट्रिक कि Z इज इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और मोनोवेलेंट एटम को हमें ऐड कर देना है। जैसे देखते हैं फटाफट से। पहला NH3 अमोनिया। चलिए Z निकाल लेते हैं 1/2। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, एटम पे कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब 0 -0 प्लस। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है तो उसको ऐड करना है। कितने मोनोवेलेंट है? 3, तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3। ठीक। सेकंड H2O किसका निकालना है? ऑक्सीजन का। तो Z विल बी इक्वल्स टू 1/2। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, 2 हाइड्रोजन है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 8/2। 8/2 कितना हो गया? 4 मतलब कितना? sp3। थर्ड NO3 माइनस में किसका निकालना है? नाइट्रोजन का। Z इज इक्वल्स टू 1/2 नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। फिर पॉजिटिव चार्ज तो है ही नहीं, ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता, तो कितना हो गया यहाँ पे? 0। 5 + 1 कितना हो गया? 6/2। 6/2 मतलब 3 मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? sp2। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं CO3 2-। Z इज इक्वल्स टू कार्बन के लास्ट शेल में 4, 2 माइनस है तो +2, और मोनोवेलेंट कुछ भी नहीं है तो सब 0, तो 4/2, 4 + 2 6, 6/2 कितना? 3 मतलब हाइड्रोजन कितना हो गया? sp2। फिफ्थ नंबर पे बात कर लें SF6। Z इज इक्वल्स टू 1/2। सल्फर के लास्ट शेल में होते हैं 6, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं कोई नेगेटिव चार्ज नहीं, पर मोनोवेलेंट एटम है 6, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय 2। 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है? 6 मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3d2। 6 ऑर्बिटल चाहिए तो 3 2 5 और 1 6। देन XeO2F2। अब देखिए जिनॉन के लास्ट शेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 8, तो 1/2 8, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं तो +0 -0। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट नहीं होता, फ्लोरीन होता है। कितने हैं? 2, 8 और 2 10, कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना? 5 मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया? sp3d।
7 नंबर पे बात कर लें, SF6 हो गया हमारे पास। चलिए बात कर लेते हैं SiF4 की, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। Z निकाल लें, Z इज इक्वल्स टू 1/2, कार्बन और सिलिकॉन एक मेंबर हैं, एक ही फैमिली के, तो 4, कोई प्लस नहीं कोई माइनस नहीं, 4 फ्लोरीन एटम है, तो 4 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 4, तो क्या आ गया 4। क्लियर है? तो इस तरीके से हम इस सुपर ट्रिक से हाइब्रिडेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये ट्रिक कहाँ एप्लीकेबल है बच्चों? ये ट्रिक एप्लीकेबल है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगर आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, बताना है, ड्रॉ करना है, तो आपको फुल जो हमारी कन्वेंशनल मेथड है उसी से जाना पड़ेगा और उसको बना के बताना पड़ेगा। तो ये बच्चों था ओवरऑल पूरा कंप्लीट एक लेक्चर ऑन हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज लास्ट में बोलते हैं कि मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल C फॉर केमिस्ट्री। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।